है जिंदगी धर कर लिया तेरा सहारा मिल गया जिंदगी। वाओ, ऑनलाइन के रसगुल्लो, आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी। सुप्रभात। जल्दी से एक बार गुड मॉर्निंग बोलेगी। और जो जो बच्चा नहा धो के आया, ब्रश करके आया, एक बार अपने दांत दिखाओ, प्यारी सी स्माइल लेके आओ। वाह, स्माइल देख इसे बोलते हैं, नहीं तो अपने ऊपर वाले जाहिल गवार पता नहीं कौन से जानवर आ जाते हैं। थोड़े दिन में वे भी हंसेंगे। अच्छा है, अच्छा है, नए नए हो, अभी साधु संत के बेस में हो, थोड़े दिन से निकलेगा राक्षस आपका भी बाहर, सो तब तक के लिए पढ़ा देते हैं तुम्हें। अच्छा मेरी बात सुनो, कष्ट हो रहे होंगे अभी, है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिन तक पीछे बैक में पेन होएगा, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पेन कम नहीं होगा, आदत हो जाएगी। कल भी कहा था मैंने, सीए बन जाओ, बहुत मजा है, बहुत मजा है, अच्छा पैसा है। चलो, पैसा भी है, इज्जत भी है, रुतबा भी है, सब कुछ है। कल हमने सिलेबस डील किया था एडवांस अकाउंट्स के साथ। सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि ये सिलेबस बहुत बेहतरीन सिलेबस है, जेन्युइनली प्रैक्टिकल, सारी अनवांटेड चीजें निकाल दी गई है, एंड यू विल बी एंजॉइंग thoroughly to learn this syllabus. Today what we are going to do is, today we are going to learn a topic called as framework. Is that okay? Framework for preparation and presentation of financial statement. अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा, बेसिक से चीजों को उठाएगा, ठीक है। सो हियर वी गो। ये सुनना, वो फ्रेमवर्क का टॉपिक आज के लेक्चर के नीचे डाल देना, कर दो। मग कोणाकडनं घेतो टॉपिक? चिम्याकडनं, बिल्कुल सही बात बोल रहे तू। ये मेरे नए नोट्स है, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे एक थ्योरी टॉपिक को एक अच्छा स्वरूप देकर उसको कन्वर्ट कर दिया, और आप इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी लिख पाएंगे। ये अपने सीएसके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिखाओ। हाँ, सीएसके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये देख, चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। सब चीजों को समझेंगे अभी। सो आप रेडी है? झंडू की बम सुनना, ये नोट्स उधर डाल दे, सो दैट विल हेल्प यू आउट। ये नोट्स आपको भी मिल जाएंगे, और ऑनलाइन लाइव वालों आपको अभी सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे, और आपको प्रिंट आउट्स के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारा वो बैच शुरू होगा, एंड व्हेन यू पीपल विल टेक एन एडमिशन और व्हाटएवर, दिस नोट्स वुड बी डिस्पैच टू यू एज वेल, ठीक है। सो पढ़ते क्या है, फ्रेमवर्क को समझना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नहीं पता? बोलो यार थोड़ा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान 26 जनवरी, राइट, को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। बुम्बल, मुझे घर जाना है। ये बोल भाई, जल्दी से बोल, क्या लगता है तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? ऐसे कुछ तो टाइम पास। क्या बोल रहे हो? लोगों के राइट्स निर्धारित किए गए। सो बेटा जी, भारत का कोई ओनर नहीं है, भारत एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, सही सर नो? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बनाए जाते हैं। अरे यार, ये तो गलत खोल दिया इन्होंने, मैंने ये वाला नहीं बोला था। यही तो बोला है। यस, सो आई वाज सेइंग कि पार्लियामेंट में क्या बनाए जाते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन से एक्ट बनाई जाती है, राइट।
and then you get the assent of what? President of India. So technically speaking, if you must have understood one simple thing is that, my dear friend, Constitution of India नहीं है तो भारत के कानून नहीं बन सकते. बिना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस तरीके से कानून जो कुछ भी बनाना है, दैट हैज टू बी विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एनी लॉ, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, राइट, इंडियन पीनल कोड, any other law has to be within the four corners of Constitution of India. So with the same logic, you need to also understand that कि राजा बेटा जी एक क्रिकेट मैच चलता है तो कैसे चलता है? It is with the rules. Anyone has seen the movie लगान? So लगान मूवी में अगर आप ये देखेंगे तो उधर एक शुरुआत में एक सीन है, वो सीन लेके आया था मैं, बट इधर से अभी प्ले नहीं हो पाएगा. सीन प्ले कर पाएगा क्या? तू करा पाएगा? नहीं कर, कोई बात, ऑडियो केबल नहीं. सो उस सीन में ऐसा बताया गया है कि जो आमिर खान है, तो जब वो गांव में थे तो उनको पता नहीं था कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है. जब उनको पता ही नहीं क्रिकेट कैसे खेला जाता है तो क्या क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? आप कोई काम नहीं कर सकते. सो बेटा जी सेम तरीके से फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज है कि जो 2000 वर्ष 2000 में जन्म लिया और अकाउंट्स उसके पहले से, but framework is still said to be the four corners within which the rules and regulations of accounting are made. So let me ask you कि बेटा जी मुझे बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? रफ में कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता होगा? These are guidelines, these are set of the rules. Like this famous rule, inventory is valued at or closing stock is valued at cost or market price, whichever is lower. किसने बनाया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने. डेप्रिसिएशन मेथड, SLM, WDV method, right? These are the two different methods. And when you are following these two different methods, then you have to disclose that policy. किसने बोला? AS1, disclosure of accounting policy. तुमने पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बचपन में? नहीं पढ़ा होगा, छोड़ो ना. तुमने राजा बेटा जी ये जब सारी चीजें पढ़ रहे थे आप, तब आप मुझे बताइए राजा बेटा जी ये रूल्स जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखे जाते हैं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाला व्यक्ति कौन है? हाँ जी, आईसीआई. और आईसीआई की एक बॉडी है जिसका नाम है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. लेट मी आस्क यू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू आर एन आर्टिस्ट और अ पेंटर और अ पोर्ट्रेट डिजाइनर हियर इन दिस क्लास? कितने लोग पोर्ट्रेट डिजाइनर है या कोई आर्टिस्ट है, कोई ड्राइंग करता है अच्छी? एक. और कोई? एक छोरी, दो. और कोई? अच्छा, कौन कौन बच्चा ऐसा लगता है उसे खाना अच्छा बनाता है? थैंक यू. सब भूखे लोग आए हैं. ए भाई सीधे बैठ जाओ, मेरे क्लास में ऐसा बैठना अलाउड नहीं है प्लीज. तुम जब तक मेरे क्लास में बैठोगे सीधा बैठने का और पूरा सोकर घर पर आने का, इधर सोने के लिए नहीं आने का, ठीक है? एकदम झणझणित. हाँ. सो ये बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं बहुत अच्छा पेंटर हूं. अच्छा, अभी इधर क्या करते हैं अपन, खाने वाले लोगों को पूछ लेते हैं. एग्रीड? चलो आ जाओ सर, तुम खाना अच्छा बनाते हो ना, आ जाओ इधर. और कौन था इधर गर्ल्स में? गुड, तुम आओगे? आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, कूद गया. चलो कौन सी डिश बनाओगे? पहले तुमसे प्रश्न पूछा जाता है. कोई भी मतलब कौन सी डिश बनाएगी गुड़िया? बिरयानी इज ओके. आती है तुझे बिरयानी? क्या होती पता है? किसकी बनती है? चिकन, कोई भी किसी भी चीज की. पनीर मतलब ऐसे चिकन मटन कुछ भी. चावल की बनती है ना बिरयानी. मेन इंग्रेडिएंट चावल होता है, राइट? अरे येड़े तू चिकन कहां पहुंच रहा है? चावल की बिरयानी बनती है. चिकन इज अ कंटेंट. ओके ओके गुड. सो मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ बिरयानी, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मुझे नमक कितना डालोगे? और तुम पहले एक काम करो, तुम लिखती जाओ इधर. तुम बताओगे नहीं, हाँ तुम मुझे ओरली बताओगे पूरी पब्लिक. तुम बताओ नमक कितना डालोगे एक kg बिरयानी में? 1 kg नहीं तो चलो 4 लोगों की इसमें. हाँ तुम ओरली बोलोगे, वो लिखेगी. तुम उसका आंसर नहीं देख सकते. टेबल स्पून के हिसाब से. तो कितने टेबल स्पून? 5 या 6. 5 या 6? छोटा वाला. कोई बात नहीं, अभी और जलील करना बाकी है हमें. तू रुक इधर. अच्छा, बिरयानी में नमक तो डाल दिया. अरे मेरे को पता नहीं और बिरयानी में क्या क्या जाता है. वो एक काहीतरी टाकतात ना रे, कड़ी पत्ता नहीं, वो क्या बोलते हो? नहीं, खड़ा मसाला. हाँ खड़ा मसाला. बताओ कितना डालोगे? मुझे पता नहीं खड़ा मसाला क्या होता है. अरे छोड़ो ना, तुम दूसरी चीज बताओ मुझे. 4 लोगों के लिए चावल कितना लेगा? तू पहले बता. तू लिख उधर. तू उधर मत देख बे, एड़ा है क्या? हाँ 4 लोगों के लिए सर प्याला असतो ना. हाँ प्याला. तो कितने प्याले?
चार पांच प्याले चावल के। ये तो 100% फेंक रहा है क्योंकि मेरी लुगाई ने मुझे सिखाया था एक प्याले में 2 लोग खा सकते, इतना मुझे याद आ रहा है। तुम ज्यादा खाते क्या? अच्छा, कमी नहीं आदमी। सो कुल मिलाकर मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, ये दोनों बोल रहे हैं कि हम एक्सपर्ट है बिरयानी बनाने में। मैं नहीं बोला, ये खुद बोले। अब अरे गोली मारे यार, अब एक्सपर्ट मान के चलो। इंडिया शेफ जाने वाला था, मैं रोक के इधर लिया ऐसे ये करने में, ठीक है। तो मैं अभी आपसे एक बात पूछ रहा हूं, इस पोट्टे को मैं बोलता हूं कि अभी थोड़ी देर के लिए इन दोनों को बोल जाता हूं कि भूल जाओ कि तुम दोनों शेफ हो, तुम दोनों समझो कि एक अकाउंटेंट हो, और तुम्हें बताया गया है कि तुम्हें भारत के लिए रूल्स बनाने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, राइट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल बनाने हैं। तुम्हें क्या लगता है ये दोनों सेम रूल बना पाएंगे क्या? क्योंकि देखो मैं तुम्हें बताता हूं, इस गुड़िया ने क्या लिखा है, नमक 1.5 टीस्पून, ये 3-4 डाल रहा था। और मैंने बोला था कि 4 लोगों के लिए क्या बनाने के अपने को, बिरयानी बनाने के, राइट? सो इसने लिखा है कि 1 केजी राइस 1 केजी हाफ चाहिए था वो, मतलब अच्छा गलती से हो गया। तो ये बोल रहे हाफ केजी राइस चाहिए, और ये पोटा बोल रहा था 4 प्याले। बट बढ़िया है, अच्छा है। इनके यहां पर थोड़ा ज्यादा खाते लगता है मुझे इनके यहां पर भी ज्यादा ही खाते हैं। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुमने देखा कि दो छोटे से साधारण से प्रश्न पूछे, उसके अंदर समन्वयता नहीं साध रहे हम। तो आपको क्या लगता है जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड अलग अलग समय पर अलग अलग लोग एक्सपर्ट्स आकर उसको बनाएंगे, तो तुम्हें नहीं लगता है कि वो पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कचरा बना देंगे? अच्छा एक काम करते हैं सर, कि मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम अभी इस एज में, अभी के एज में बना रहे हो, किसी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया था वर्ष 2001 में, वर्ष उसके पहले भी 1985 में, राइट? उस समय भी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने थे। अरे दोनों की लैंग्वेज अलग हो जाएगी, दोनों की लैंग्वेज अलग हो जाएगी, दोनों का क्या कहते हैं उसको, डेफिनेशंस के देने का तरीका अलग हो जाएगा, राइट? तो बेटा जी यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए ना, जो कोई भी कानून लिखा जा रहा है। और ये यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, फ्रेमवर्क। और आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि फ्रेमवर्क गाइड करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स को कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं। मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा इसके बारे में, राइट? थैंक यू सो मच बड़ी, गॉड ब्लेस यू। ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लो, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले पता चली थी कि बिरयानी कैसे नहीं बनानी चाहिए राइट? सो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इधर जब फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज है कि विच विल गिव द 4 कॉर्नर्स टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बॉडी या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जिनके मेंबर्स को कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते वक्त कौन से डेफिनेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंटरेस्टिंग बात, अकाउंट्स में सिर्फ 5 चीजें होती है, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। कौन सी चीजें? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। चलो आप सभी लोगों ने तो पढ़ के आए होंगे, या तो बीकॉम या फाउंडेशन की एग्जाम दे के आए होंगे। चलो बताओ असेट क्या है? चलो एक नया तरीका देखेंगे, असेट क्या है? गुड़िया खड़ी हो जा, खड़ा हो जा टिल्लू। हाँ जल्दी से बताओ असेट क्या है, जल्दी जल्दी फेंकने क्या है? असेट होती है, तुम्हें नहीं मालूम? गुड, दैट्स द राइट स्टाइल, या गर्ल्स। प्रॉपर्टी, यस, ओन प्रॉपर्टी। ओके तू बता असेट क्या होती है? फ्यूचर इनकम हो सके, वेरी गुड, यस। बड़ा तू बता, जल्दी जल्दी बता। जो मोर देन 1 ईयर से यूज होता है उसको असेट बोलते हैं। और कैश और स्टॉक, डेटर्स उसको करंट असेट बोलते हैं। कुल मिलाकर देखा, ऐसे डेफिनेशन जाके वाले एक्सपर्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखे कुछ भी लिख के आएंगे वे पब्लिक। तो तुम्हें पता है इन 5 चीजों का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एन असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। ये कहां पर दिया है पता है आपको? ये दिया गया है आपके फ्रेमवर्क में, जिससे कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड एएस लिखने के लिए बैठे तो दे शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ दिस। और इन्हीं चीजों के बेसिस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेम किए जाते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में इन 5 चीजों के अलावा और कोई नहीं चीज नहीं है, ओनली 5 थिंग्स। फिर आप मुझे पूछोगे कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं साहब आपसे, यस, और पूछते रहूंगा सर। मुझे एक बात बताओ, आप अध्यक्ष हो, राइट? अध्यक्ष हो आप आपके सोसायटी के, हो सकते हो। कुठल्या गावचे तुम्ही? जालना मध्ये तुम्ही अध्यक्ष आहात एका बँकेचे, कंग्रॅच्युलेशन्स, गुड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा? फेंको जल्दी जल्दी फेंकना है बस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? तुम बोलेगा मेरे को नहीं पता, बैंक मैनेजर को पूछो। हाँ तुम बोलो। बिल्कुल सही। अब ये
फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? तुम बचपन में जब सीख के आए तो तुम क्या सीख के आए? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? सो बेटा जी, इट इज बैलेंस शीट, इट इज P&L अकाउंट, इट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज नोट्स टू अकाउंट्स। ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा और है क्या? अगर आप इंड एस फॉलो करते हो तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चिंता मत करो। तुम्हें पता चल रहा है क्या कि फ्रेमवर्क बहुत बेसिक बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहा है, राइट? अच्छा, क्यों बनाए जाते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट? का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं तो पता होना चाहिए ना। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जैसे मैं अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यस बताओ भाई। क्या बात है यार, पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बात है, परफॉर्मेंस, पोजीशन, कैश फ्लोज, राइट? सो मैं आपको, हाँ, नो नो, दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, दैट इज, हाँ, बट एनी विच वेज टू प्रोवाइड द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। कुल मिलाकर मैं आपको बोलने का तात्पर्य क्या कर रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, ये हमको पता करना था। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन है, और जब नहीं है बहुत सारे यूजर्स, सब मैं समझ गया, मुझे पता है तुम पढ़ के आए हो। यूजर्स कौन है, और यूजर्स के साथ साथ कि फाइनेंशियल अच्छी बिरयानी की क्या क्वालिटीज है, तो वैसे एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको लिखी गई है कहां पर? फ्रेमवर्क में। सो फ्रेमवर्क वो डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में सारी बेसिक चीजें लिखी गई है, जिसके मद्देनजर जब कभी भी कोई कंफ्यूजन या कैओस होता है, या जब कभी भी कोई बॉडी बैठती है टू फ्रेम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, दे हैव टू फ्रेम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर द फ्रेमवर्क। डू यू कॉपी दिस? अब फ्रेमवर्क बस, मैं कितनी देर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ही बोल रहा हूं, बट इट इज यूज्ड बाय मेनी अदर्स आल्सो। सो लेट मी एक्सप्लेन यू इट इज यूज्ड बाय हाउ मेनी पीपल। सो बेटा जी, मैंने एक शुरुआत में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर कुछ लिखने के लिए जगह छोड़ी गई है, ये इधर दिख रही है क्या? इधर हम बाद में लिखेंगे, पहले एक बार चैप्टर ओवरव्यू ले लेते हैं। आर वी देयर? और आपको नोटबुक में आपके साथ लिखते चले जाना है। सो चैप्टर ओवरव्यू, द फ्रेमवर्क सेट्स आउट, जल्दबाजी मत करो, मैं बताता हूं। द फ्रेमवर्क सेट्स आउट the concepts underlying the preparation and presentation of general purpose financial statement prepared by enterprise for wide range of users। ए भाई पढ़ लेते हैं क्या लिखा है? A framework sets out what? The concepts underlying the preparation and presentation of financial statement, general purpose financial statement बोला है, prepared by enterprise for wide range of users, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ASB ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशूड फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन जुलाई 2000। इसका मतलब ये, इस बार बेटे ने बाप को जन्म दिया है। नहीं समझे? मैं क्या बोल रहा हूं? फ्रेमवर्क बेसिस से पूरे अकाउंट्स के लिए। बड़ी आया कब? 2000 से। और अकाउंट्स कब से? उसके पहले। सो देयर वाज इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। उसके बाद में हमने फ्रेमवर्क दिया कि हाँ अकाउंट्स ऐसे बनेगा। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद में अकाउंट्स में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव हुआ है। जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जो फ्रॉड्स होते थे, उन सभी फ्रॉड्स को नैरो डाउन करते करते हम अल्टरनेटिव्स को कम करते करते हम कम अल्टरनेटिव्स पर आते रहे। पहले कैसा था? एक ही अकाउंटिंग के लिए 3-4 ट्रीटमेंट होते थे, अलग अलग कंपनियां अलग अलग फॉलो करती थी। नाउ दैट हैज बीन नैरोड डाउन। और आपको सुनकर ताज्जुब और बड़ा मजा आएगा, पूरे वर्ल्ड में यही चलता है, यही फ्रेमवर्क है। शैल आई रिपीट इट अगेन? इंटरेस्टिंग बात है। देखो पहले क्या था? एमएनसीज हुआ करती थी। भारत का रूल अलग, यूएस का रूल अलग, चाइना का रूल अलग, ऑस्ट्रेलिया का रूल अलग, बैंड बजती थी। अब सब जगह जब डेफिनेशन एक ही हो गया, एसेट का डेफिनेशन एक ही है, बात खत्म हो गई। पूरा वर्ल्ड अभी एक ही एसेट का डेफिनेशन फॉलो करता है। तो वो एसेट तभी दिख सकती है जब वो एसेट का डेफिनेशन सेटिस्फाई होता है, हाँ या ना? सो इसके वजह से आपको समझ आ रही है क्या बात? कि ये जो फ्रेमवर्क है, ये वर्ष 2000 में आया, वो पूरे वर्ल्ड में सेम टू सेम है। 2000 में वर्ल्ड में नहीं है, इंडिया में 2000 में है, और एएसबी ने इसको इंट्रोड्यूस किया। आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि अकाउंटिंग के फ्रॉड्स की वजह से, चलो इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, इधर लिख लो एक बार, ये फ्रॉड्स वगैरह के बारे में बाद में बात करते हैं। अभी थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना शुरू करते हैं। द फ्रेमवर्क सेट्स आउट the framework sets out the concepts underlying, ये नोट्स को पिन करना, underlying the preparation and presentation of financial statement prepared by enterprise
prepared by enterprise for wide range of users. गुड़िया तुम लिख क्यों नहीं रही हो? Okay. Prepared by enterprise for wide range of users. Have you written this? All right, perfect. So Raja beta ji, it was issued by whom? It was issued by whom? ICI का एक बोर्ड है ASB, राइट? ICI का एक बोर्ड है जिसका नाम क्या है? ASB. बोर्ड का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ने कौन से ईयर में इसको पब्लिश किया? इन द ईयर जुलाई 2000. डू यू ऑल एग्री? गुड. नाउ बेटा जी इधर देख लीजिए फ्रेमवर्क क्या क्या करता है. इट इज अ फंडामेंटल बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टैंडर्ड्स एज ऑल्सो फॉर रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड. जी नए स्टैंडर्ड्स डेवलप करने हैं या एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एक बेस डॉक्यूमेंट का जिसका नाम क्या है? फ्रेमवर्क. तो जल्दी से बताओ फ्रेमवर्क का क्या करेंगे हम? टू डेवलप द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट समझ में. दूसरा इसके अंदर राजा बेटा जी हम और एक चीज समझेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंपोनेंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या जाता है. पहली चीज तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है. सो कंपोनेंट्स में जाएगा असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इक्विटी. कैपिटल इक्विटी तो हो गया. एक्सपेंस और क्या? इनकम. ये रसगुल्ले. फिर अगला क्या है? कौन कौन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और उनके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. मतलब एक अच्छी बिरयानी की क्या क्या क्वालिटीज है, राइट? एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या क्या क्वालिटीज है. एंड द लास्ट वन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एग्रीड? रसगुल्ले बच्चों. नहीं, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में ही आएगा. असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस. ये मैंने इधर गलत लिख दिया, ये इधर आएगा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, और कंपोनेंट्स में बेटा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा बेटा बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स. रसगुल्ले बच्चों और एक क्या है इसके अंदर? कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस एंड हाउ टू डिटरमाइन द प्रॉफिट. ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने को मिलेगा. सो क्या अभी हम एक ओवरव्यू समझ गए कि फ्रेमवर्क किस पे डील करेगा? तो जल्दी से बताओ फ्रेमवर्क किस पे डील करता है. सो फ्रेमवर्क इज अ फंडामेंटल बेसिस टू रिव्यू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड टू सेट द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और भी कुछ बेसिस बनता है. फ्रेमवर्क ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या जाता है. फ्रेमवर्क ये भी बताता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, इनके डेफिनेशन. फ्रेमवर्क ऑल्सो एक्सप्लेन्स हु आर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फ्रेमवर्क ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट आर द qualitative characteristics of the financial statement. Framework also explains what are the concept of capital maintenance and what is capital and how do we calculate the profit. Do you all agree? So यहां से मेन मुद्दा शुरू होता है. So framework and its purpose. ये थोड़ा सा theoretical है बट मेरा भरोसा मानो अभी जितना हमने बात करा है उसके बेसिस पर याद हो जाएगा. ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है? और आएगा ही आएगा कि फ्रेमवर्क क्या है और फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है. सो बेटा जी फ्रेमवर्क sets out the concepts that underline that preparation and presentation of financial statement for external use. So beta ji framework sets out the concepts underlying for the purpose of preparation and presentation of financial statement. मतलब financial statement बनाने के लिए वो concepts आपको देता है. Is that okay? So राजा बेटा जी वो किसके किसके लिए काम आता है? Assist preparers of financial statement इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको. बेटा जी मुझे एक बात बताओ, बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन पहले लेके आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले लेके आता है? पहले ट्रांजैक्शन होती है कि फिर पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है? बिल्कुल बकवास बात. मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूं, पहले कानून आता है कि पहले जुर्म होता है? पहले जुर्म होता है कि पहले कानून आता है? बिल्कुल सही बात है, पहले जुर्म होता है फिर कानून आता है. सर क्या बात कर रहे हैं आप? जो बिजनेसमैन है वो अलग अलग कुछ भी कहीं पर भी बैठकर सोच रहा है और फिर क्या करता है वो ट्रांजैक्शन करने लग जाता है. ट्रांजैक्शन करने के बाद में अब वो तो ट्रांजैक्शन कर चुका, अब उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? हमारी बुम्बा हो गई. अब अकाउंटिंग कैसे करने का तो उसके ऊपर एएस नहीं है क्योंकि उसने भलता नैच ट्रांजैक्शन लेके आया वो. शेष मुझे एक बात बताओ, आज के 10 साल पहले कितने लोगों को बिटकॉइन पता था? घंटा. कॉमन पब्लिक को किसी को पता नहीं. झूठ मत बोलना कमीनो, मुझे पता नहीं पता था. बराबर है. अब
अब मुझे बताओ बिटकॉइन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां से आएगा? अबे अभी अभी मालूम पड़ा बिटकॉइन है, अब अकाउंटिंग कैसा करने का? लोचा है, लोचा है। तुम्हें पता है चिट फंड कंपनी गांधी जी के जमाने में नहीं थी। चलो गांधी जी से थोड़ा आगे आ जाते, भारत को आजादी मिली, राइट, नेहरू जी आए, नेहरू जी आके चले गए, राजीव गांधी साहब आए, उसके थोड़े दिन पहले तक भी चिट फंड नहीं दिया, बाद में आया। तुम्हें पता ही है, तुम जाते हो शॉपिंग करने के लिए, मेरी वाइफ को इतना येड़े में निकालते नहीं, शायद मैं येड़े में निकलता हूं, शायद मैं निकलता हूं, मेरे को आज जब भी एकदम रियलाइजेशन हुआ। हम जाते मॉल में, वो मॉल में उसको बोलते बाइकों को तुम खरीदी करो, बोलती कई को, तो बोले कि खरीदी करो, इसके अंदर आपको 2000 का कूपन मिलेगा। मेरी वाइफ 18,000 की शॉपिंग करती है 2000 के कूपन के लिए, राइट। और फिर क्या होता है बेटा जी, हम 18,000 का शॉपिंग करके 2000 का कूपन लेके आते हैं, और ये 2000 का कूपन करने के लिए वापस अगली बार हमको शॉपिंग के लिए जाना पड़ता 5000 की, तो 2000 रिडीम हो सकते हैं। झंडू के बाम, ये सब चीजें छोड़, मेरे बाइकों का मैं सल्टाएगा, तू इधर ध्यान दे। ये 2000 का जो कूपन था, अगर मेरे पास कूपन है तो मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा 2000 रुपीज, बट तुम्हारे पास कूपन नहीं है तो तुम्हें 2000 रुपीज देना पड़ेगा कि नहीं? यस। नाउ कम्स अ क्वेश्चन, हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस कूपन्स? अबे उनके बाप का कुछ नहीं किया, उन्होंने बना दी ट्रांजेक्शन कि अपन कूपन बांटेंगे, तुम्हारे पास कूपन है, मेरे पास नहीं है, यू विल गेट अ डिस्काउंट, आई वोंट गेट अ डिस्काउंट, आई मीन दैट कूपन इज एक्टिंग लाइक अ मनी फॉर यू, एंड फॉर मी आई डोंट हैव अ कूपन, आई हैव टू पे द फिजिकल कैश, यस और नो? एरोप्लेन्स में कैशबैक, अबे कैशबैक नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था बे, पहले पुराने जमाने में कैसा कॉन्सेप्ट हुआ करता था, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, मतलब कुछ पॉइंट्स जमा होते थे, सो बोलते थे कि आप फ्लाई करो, अगर आप मान लो फ्लाई करते हो तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, और उस पॉइंट्स को आप अगले टाइम में रिडीम कर सकते हैं। डू यू ऑल एग्री? ट्रांजैक्शन पहले आ गई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। तो जब किसी चीज के लिए कोई हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो हम किसको रेफर करेंगे? तो वो बोलते रेफर फ्रेमवर्क। तो देखो क्या लिखा है, कितनी अच्छी लाइन लिखी है, मजा आ जाएगा तुम्हें। असिस्ट प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड डीलिंग विद द टॉपिक्स दैट हैव येट टू फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो फ्रेमवर्क कितना बड़ा हेल्प करता है कि वेयर देयर इज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट आर यू गोइंग टू अप्लाई? यू आर गोइंग टू अप्लाई द फ्रेमवर्क। आर वी रेडी? Now the second point is what? Assist Accounting Standards Board in development of future accounting standard and its review of the existing accounting standard. क्या ये बात हमने करी थी क्या? ASB को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में मदद करती है और existing accounting standards को रिव्यू करने में मदद करती है, क्योंकि बेटा जी the world is dynamic, so you have to keep on reviewing the existing accounting standard. कितने accounting standards have undergone the change because of this? There are many accounting standards which have undergone the change. Agreed? Let's go on. Assist the Accounting Standard Board in promoting harmonization of regulations, accounting standards and procedures relating to the preparation and presentation of financial statement by providing basis for reducing the number of alternative accounting treatment permitted by the accounting standards. Now let me explain you this. बेटा क्या है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में तो नहीं जाऊंगा, बट आई विल टेल यू, भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द पर्पज ऑफ द सेटिंग अप द अकाउंटिंग रूल्स। अब बेटा जी जब कभी भी एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के मल्टीपल रूल्स अवेलेबल होंगे, जैसे इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट फीफो एंड वैक, इट इज गोना क्रिएट अ प्रॉब्लम, कंपैरिजन नहीं हो पाता है, राइट? सो ये क्या करने के लिए कोई मदद करता है, फ्रेमवर्क ये बोलता है कि जो अल्टरनेटिव्स है बहुत सारे, उनको कम कर कर आप पूरे के पूरे इंडिया में हार्मोनाइजेशन लेके आओ अमंग्स दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब आप ऐसी वर्ड्स शब्द रचना क्यों यूज करते हो, थोड़ा सा पेचीदा मामला है, बट अभी थोड़ा सा एक ब्रीफ देता हूं। जैसे कंपनीज है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, इन सभी के लिए अलग अलग अथॉरिटीज है जो उनको गाइड करती है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट के तहत बनते हैं बेटा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग रूल है, एनपीओ के लिए अलग रूल है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए अलग रूल्स है, आरबीआई बैंक के लिए अलग है, म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग है। तो इन सभी जगह पर एएसबी को यह कहा गया है कि आप अल्टरनेटिव्स को रिड्यूस करिए, सिमिलर रूल्स लेके आइए, सो दैट देयर इज अ हार्मोनाइजेशन इन द इकोसिस्टम ऑफ अकाउंट्स। इसको ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, बट आपको यह समझ में आया कि फॉर प्रमोटिंग द हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशंस माने लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हार्मोनाइजेशन, सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए। AS 10 पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS 26 इंटेंजिबल असेट, दोनों ही असेट है, ट्रीटमेंट शुड बी सिमिलर।
right? And the procedures relating to the preparation and presentation of financial statement by providing the basis for reducing the number of alternative accounting treatment permitted by accounting standard. Assist auditor, बेटा कई बार क्या होता है कि कोई एक ट्रांजैक्शन हुई होती है तो ऑडिटर को ओपिनियन फॉर्म करना होता है अबाउट दैट ट्रांजैक्शन कि ये सही तरीके से अकाउंट हुई है कि नहीं हुई है. सो जब ओपिनियन फॉर्म करना होता है ऑडिटर को तो ऑडिटर विल ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ व्हाट फ्रेमवर्क. तो यहां पर लिखा है असिस्ट ऑडिटर इन फॉर्मिंग ओपिनियन एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंफर्म विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. नाउ नेक्स्ट, असिस्ट यूजर्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कितने बच्चों ने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 11th 12th में किया है? गुड, एक ने भी नहीं किया. ऑनलाइन लाइव तुम में से किसी ने किया है क्या? कितने लोगों ने ऑनलाइन लाइव मुझे जल्दी से बताओ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने लोगों ने ऑनलाइन लाइव? आप भी बताना मुझे कि आपने लिखा है काय म्हणतो त्याला आपण डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखा है क्या? हिमांशु गुप्ता बोल रहा है मैंने लिखा है. ऑनलाइन लाइव बाकी जल्दी जल्दी बताओ, तुम में से किसी ने नहीं लिखा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? किसने लिखा? फिर हाथ ऊपर करो ना. मैं कुछ आई शपथ, आई बाबा और साई बाबा की शपथ नहीं पूछूंगा ट्रीटमेंट. तुम उसके लिए हाथ ऊपर कर नहीं रहे हो तो टेंशन मत लो. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑनलाइन वालों को डर नहीं है. ऑनलाइन वाले हाँ मैंने किया है क्योंकि आप मुझे पूछ नहीं सकते और पूछेंगे तो भी मैं बोलूंगा नहीं. सो मैं आपको बताता हूं राजा बेटा जी, कितना हमारे साथ गलत होता था मैं आपको बता नहीं सकता. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये असेट है ही नहीं, बट हम उसको बैलेंस शीट असेट साइड में लिखते थे. जब लॉस होता था तो तुम उसको असेट साइड में दिखाते थे कई बार, बट एक्यूमुलेटेड लॉस असेट है ही नहीं. तुमको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि तुम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कुछ बच्चे उसको बैलेंस शीट असेट साइड में दिखाते थे. वो असेट है ही नहीं क्योंकि असेट का डेफिनेशन ही नहीं होता है सेटिस्फाई. इसीलिए क्या लिखा है? टू असिस्ट द यूजर्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब असेट साइड में कोई चीज दिखेगी तो वो असेट होनी ही चाहिए. तुम किसी भी आइटम को डेबिट बैलेंस है उसको बैलेंस शीट असेट साइड में लिखकर टैली नहीं करके आ सकते. वो बोल रहे हो असेट का डेफिनेशन सेटिस्फाई होना चाहिए. मतलब अभी यूजर्स ने अगर फ्रेमवर्क पढ़ लिया और उन्होंने असेट का डेफिनेशन समझ लिया तो और जब कभी वो बैलेंस शीट के असेट साइड में देखेंगे तो उनको पता है कि पक्के से यही असेट है. पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. पहले असेट साइड में और भी आइटम जाया करते थे जो एक्चुअली इन द नेचर ऑफ एक्सपेंस हुआ करते थे. ये मोबाइल असेट है बट अभी थोड़ी देर पहले मैं वड़ा पाव खा के आया, वो एक्सपेंस है. देयर इज अ डिफरेंस. अब बेटा जी हर डेबिट बैलेंस को असेट की जगह नहीं दी जाती है. आशा करता हूं कि आपको समझ में ये बात. आगे राजा बेटा जी पढ़ जाते हैं. Provide those who are interested in the work of Accounting Standard Board with information about its approach for formulation of accounting standards. So राजा बेटा जी आपको क्या चीज समझ में आई कि जो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के काम में इंटरेस्टेड है तो उनको कौन सी अप्रोच फॉलो करना है, उसके लिए कोई एक तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा ना, और वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? फ्रेमवर्क. डू यू ऑल एग्री? सो राजा बेटा जी जल्दी से मुझे बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए तो एक यूजफुल होता है, ऑडिटर के लिए एक यूजफुल होता है to frame the opinion about whether the accounting standards are followed or not, to review the accounting standards for harmonization of the various what I can say different treatment in the regulations and all, उनको harmonize कर simple तरीके से एक टाइप के accounting treatment को प्रमोट किया जाए अलग अलग regulations में. इसके लिए भी क्या काम आता है बेटा जी? फ्रेमवर्क. यस और नो? और राजा बेटा जी जो लास्ट पॉइंट हमने देखा कि जो कोई भी यूजर्स है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रेट करने में मदद हो, इसके लिए भी फ्रेमवर्क काम आता है. सो क्या राजा बेटा जी हम यहां पर ब्रीफ में लिख सकते हैं क्या? फ्रेमवर्क असिस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इसके आगे क्या है? किस लिए? ऑडिटर किस लिए? यूजर्स किसके लिए? एंड प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए? तो इधर पढ़िए और मुझे इसका आंसर दीजिए. पहला वाला असिस्ट प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन व्हाट? अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो क्या मैं इधर लिख दूं क्या? इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बराबर है. फिर नेक्स्ट ये पहला वाला हो गया. असिस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. यस और नो? एंड रिव्यू ऑफ existing standards. So can I not say accounting standards board in future, yeah, future development of what? Yes, and review of existing accounting standards. Right. Auditor forming opinion
assist auditor in forming an opinion whether the financial statement conform with the accounting standards. Yes or no? So can I not say auditor के लिए क्या लिखूं? अरे यार मेरा थोड़ा सा ड्राइंग बेकार है. असिस्ट, ये ड्राइंग मैंने एक भी नहीं करी है. ये असिस्ट ऑडिटर इन व्हाट? इन फॉर्मिंग ओपिनियन as to if AS has been applied properly. अब ये मैंने मेरी लैंग्वेज में लिख दिया है. Yes or no? AS has been applied properly. Now राजा बेटा जी, यूजर्स, यूजर के लिए क्या वर्ड था? Assist users in interpretation of financial statement. Interpretation of financial statement. इसके अलावा और भी आप चीज लिख सकते हो. हार्मोनाइजेशंस ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अमंगस्ट वेरियस रेगुलेशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा. सही है और नो? सो क्या बेटा जी, इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो चीजें आंसर आ जाएगी क्या? सो आपसे रिक्वेस्ट है कि लिखिए फ्रेमवर्क, असिस्ट और इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स. पहले इतना कर लीजिए, फ्रेमवर्क. ये ड्राइंग नहीं बनाते बैठने का, बोलने का फ्रेमवर्क और फिर असिस्ट. 4 लोग हैं और उन चारों लोगों के फिर मैं आगे आपको नीचे का टेबल बना कर दूंगा, आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना. समझ गए? बी क्विक. ये शॉर्टकट हो गया. मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो हमको इस तरीके से लिख के आने का है. क्योंकि आपने देखा होगा वर्ड्स रिपीट हो रहे थे बार बार. ये राइट साइड में जो मैंने लिखा वो टेंशन मत लेना, तुमको सिर्फ फॉर्मेट मैंने बताया. और फिर मैं जब नीचे स्क्रॉल करूंगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपको उसमें क्या क्या लिखना है. बी क्विक. फ्रेमवर्क, असिस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. नोट्स कहां मिलेंगे? अरे पिन किया ना. सर एएस और फ्रेमवर्क में फर्क क्या है? मैं बताता हूं, 1-2 मिनट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आर वी डन? सो बेटा जी, अब इसके आगे के पॉइंट्स आपको इधर से ढूंढने का है. सो जल्दी से मुझे बताओ, पहला वाला आइटम कौन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. तो मुझे बताओ कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है क्या? सो डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. आगे लिख पाएंगे? डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. Are we done? रसगुल्ले बच्चों. नेक्स्ट, ऑडिटर. ऑडिटर के लिए क्या है? इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंफर्म विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. यही है ना? ऑडिटर को फॉर्मिंग एन ओपिनियन एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंफर्म विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. हैप्पी? नेक्स्ट, यूजर्स. यूजर्स का क्या लिखेंगे? इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये रहा यूजर्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आशा करता हूं कि आपको पढ़ना कैसे पता चलेगा. सो पूरी की पूरी चीज को एक समराइज कर ऊपर बॉक्सेस में आपको दे दिया जाएगा, वहां पर आपको लिख लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी. नोट्स डिस्क्रिप्शन में, उनको टेलीग्राम पर भी चाहिए. डिस्क्रिप्शन में है बच्चों नोट्स, ऐसा बता रहा है मेरा पुट्टा. और अगला वाला कौन सा है भाई? प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये यहां पर रहा. प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स and dealing with the topics and dealing with the topics and dealing with the topics that have yet to form, that have or that are yet to form, that are likhna, that are yet to form
the subject matter of accounting standard that are yet to form subject matter of accounting standard, that are yet to form subject matter of accounting standard. Happy friends? पूरी क्लास को क्लियर हो गया? व्हाट इज द फ्रेमवर्क? सो फ्रेमवर्क एक बेस डॉक्यूमेंट बनता है. जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाता है तो वो यूज होता है. जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है तो वहां पर भी वही यूज होता है. यूजर्स को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, ऑडिटर को हेल्प करता है कि भाई साहब इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही मायने में बनाए कि नहीं बनाए. और धीरे धीरे हम इस पॉइंट को वापस रिविजिट करेंगे जैसे हमारा पूरा फ्रेमवर्क समाप्त हो जाएगा. अब आगे बढ़ जाते बेटा जी, एक केस स्टडी है वो बाद में देखेंगे. मैं आपको बताऊं फ्रेमवर्क कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है. फ्रेमवर्क इज नॉट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 से शुरू होंगे. जब कभी भी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अ फ्रेमवर्क, व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फ्रेमवर्क, देन माय डियर फ्रेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल अप्लाई. सो लेट मी एक्सप्लेन यू. आप मुझे बताइए कि पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए. गुड, बेस्ट है. मैं फिर दोबारा पूछता हूं, पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तुम बात बता रहे हो कि शायद देनी पड़ती है, शायद नहीं देनी पड़ती, राइट? बट मैं आपको बताऊं कि पुलिस के पास एक्सेस होता है ऑफ मेनी इंफॉर्मेशन, बट सम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दे विल नॉट हैव एन एक्सेस. फॉर एग्जांपल इंडियन मिलिट्री. सो अगर आप बाय एंड लार्ज रूल देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भारत के कुछ संस्थानों को इंफॉर्मेशन का एक्सेस रहेगा. फॉर एग्जाम्पल पुलिस डिपार्टमेंट विल हैव द एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन, बट दे मे नॉट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दी, right? About what? Military. Next, Prime Minister of India, President of India, right? Home Minister of India. They are three very important people of India, right? Do they have access to judiciary or control over judiciary? You getting my point? So बेटा जी, जब मैं आपको बता रहा हूं कि वो पावरफुल है क्या है, तो फ्रेमवर्क पावरफुल है क्या है, बट ये बोला गया है कि जब कोई चीज वस्तु स्पेसिफिकली डील कर रहा है उसके अंदर AS2 में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, राइट, और पीपीई में या लीजेस में या टैक्सेस में AS22, तो बेटा जी जहां पर AS और फ्रेमवर्क के बीच में टकराव होगा, व्हाट विल अप्लाई? AS, not the framework. So framework is not an accounting standard. Where there is a conflict, conflict means fight between framework and accounting standards, what will apply? Accounting standards will apply. So write it down. Framework is not an accounting standard. Framework is not an accounting standard. Framework is not an accounting standard. Is that okay? Next point लिखिए. Framework is not an accounting standard. Next point लिखिए. When there is a conflict between, conflict मतलब fight. When there is a conflict between, when there is a conflict between framework and AS, when there is a conflict between framework and AS, requirement of AS will apply. When there is a conflict between framework and AS, requirement of AS will apply. AS जीत जाएगा. समझे? एक और बात बताऊं भारी वाली. कई बार there would be conflict between AS and law. Law मतलब जो पार्लियामेंट में बन के आता है. AS बनाता है ASB. Whenever there is a conflict between law and AS, law will apply. तो मतलब आपको हायरार्की समझी? फ्रेमवर्क और AS में कौन जीतेगा? फ्रेमवर्क एंड AS में कौन जीतेगा? AS. AS एंड लॉ में कौन जीतेगा? लॉ. लॉ विल प्रिवेल. इज दैट ओके? ऑलराइट, लेट्स गो. हाँ बेटा, कम अगेन. नहीं बेटा, इसके एग्जाम्पल्स नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, बट अगर फ्यूचर में कभी कुछ रहा तो ऐसा ट्रीट किया जाएगा. तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को पहले ही एड्रेस कर दिया गया. फ्यूचर में ऐसा हो सकता है ना, तो अगर हुआ तो ऐसा. इसका कोई एग्जाम्पल नहीं. लॉ का एग्जाम्पल दिया जा सकता है. जैसे लॉ के एग्जाम्पल में मैं आपको AS11 जब पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में विस्तार में बताऊंगा. ठीक है? या वेरी गुड क्वेश्चन. शी सेड कि सर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेमवर्क AS इज प्रिपेयर्ड और रिव्यूड. तो फिर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है? This conflict will not happen after the year 2000, and there are no any conflicts. As I said you, he asked me, give me an example. I said there is no example as such. But आपको बताऊं कि 2000 के पहले से AS बन रहे हैं. फ्रेमवर्क वर्ष 2000 में बना, तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं थी, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि सारे ESI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन और ये सारी चीजें पढ़कर ही वो सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था. ऐसा जरूरी नहीं है.
इज दैट ओके? जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक कॉन्फ्लिक्ट मैं आपको बताता हूं, बट अब वो नहीं है तो मैं अभी कैसे बताऊं, क्योंकि पहले के जमाने में था, अगर पुराने एएस को पढ़ो। सो AS4 हुआ करता था पहले, और उसका नाम था AS4 अभी भी है, और उसमें एक कंपोनेंट हुआ करता था जिसका नाम है प्रपोज्ड डिविडेंड। अगर आप पुरानी बैलेंस शीट ओपन करके देखेंगे तो प्रपोज्ड डिविडेंड वाज शोन एज अ लायबिलिटी। नाउ मुझे नहीं पता आपको लॉ कितना पता है, बट डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम। अब बुढ़िया तरह ध्यान से सुनना, ये फाइनेंशियल ईयर है 1920, ओके, और तुम्हारा एजीएम होगा इधर। इस 1920 का डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम बाय शेयर होल्डर। बट तुम्हें पता है AS4 बोलता था कि प्रपोज डिविडेंड को लाइबिलिटी बताओ। प्रपोज डिविडेंड को क्या बताओ? लाइबिलिटी। फ्रेमवर्क बोलता था कौन सी लाइबिलिटी? किस बात की लाइबिलिटी? जो करंट ईयर 1920 में डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, वो लाइबिलिटी कैसे हो सकता है? गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले के जमाने में अगर तुम कॉन्फ्लिक्ट पूछ रहे हो, तो पहले के जमाने में AS4 और फ्रेमवर्क में कॉन्फ्लिक्ट था, फिर AS4 को चेंज कर दिया गया। तो अब प्रपोज डिविडेंड इज नॉट शोन एज अ लाइबिलिटी। जिन्होंने पढ़ा होगा कंपनी फाइनल अकाउंट, प्रपोज डिविडेंड इज नॉट शोन एज लाइबिलिटी। बेटा इन चीजों में मत घसीटो मुझे, क्योंकि अभी तुम मेरे को घूर कर देखते हो क्या बोल रहा है येड़ा। ना अब तुमको AS4 पता है, ना तुमको कंपनी फाइनल अकाउंट पता है, ना तुमको AGM पता है, ना कंपनी लॉ पता है। तो छोड़ो ना, मैं बोल रहा हूं अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कौन अप्लाई होगा? यस। क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि इस येड़े को आ नहीं रहा है। तुम ये नहीं सोचोगे ना तुम्हें प्रपोज डिविडेंड पता है, ना तुम्हें AGM पता है, ना तुम्हें कंपनी लॉ पता है। चीप लोग। लेट्स गो इन एप्लीकेशन ऑफ फ्रेमवर्क। बेटा बहुत भारी चीज है एप्लीकेशन ऑफ फ्रेमवर्क। मुझे बताओ पंडित जी कहां कहां पे अप्लाई होते हैं? शादी में बेस्ट है, पूजा में वेरी गुड, हाँ मैयत में भी, वहां पे भी पंडित ही आते हैं। बेटा जी अब रूल तो ऐसा है कि पंडित बहुत अलग अलग जगह काम आता है, राइट? बट जब मैं तुम्हें पंडित की बात करूं तो तुम्हें किसकी याद आती है? श्राद्ध की आती है, किसकी आती है? मंदिर की याद आती है, या फिर किसकी याद आती है? पूजा की याद आती है, राइट? आरती की याद आती है, राइट? सो पंडित जी की याद आपको शादी, पूजा, आरती, अर्चना, इन सभी चीजों में याद आती है, यस और नो? सो कुल मिलाकर आप समझ गए हो कि हाँ सर पंडित जी शुभ कार्य में हमें याद आता है, यस। बट पंडित जी आर ऑल्सो यूटिलाइज फॉर व्हाट? श्राद्ध, पितृपक्ष। अगर तुम हरिद्वार में जाओगे तो उधर रहते हैं, तुमको मिलते हैं। तुम उसके बाद में नासिक में भी चले जाओगे तो तुमको वहां पर भी मिलेंगे। से यस, गुड। तो सर आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? मैं आपको ये बता रहा हूं, बाय एंड लार्ज इन जनरल फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाय एंड लार्ज फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब सर और भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। देयर आर सम स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस वो होता है कि जब कंपनी को IPO निकालना होता है तब कंपनी अपनी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्क्लोज करती है फॉर लास्ट 5 ईयर्स। सिमिलरली जब किसी कंपनी को खरीदना होता है आपको, तो आप उस कंपनी के अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा कर लेते हो। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट पर नहीं होते, वो होते हैं आज की मार्केट वैल्यू पर। यस, जैसे आपका घर आज आपको बेचना है तो आप उसको बुक वैल्यू पर नहीं बेचेंगे, आप उसको बेचेंगे मार्केट वैल्यू पर, यस और नो? तो सारी चीजों का मार्केट वैल्यूएशन करेंगे। तो वैसे ही किसी कंपनी को भी बेचना है तो उसका मार्केट वैल्यूएशन करना पड़ेगा ना, पर उसकी बैलेंस शीट बैठी हुई है किस पर? बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू माने किस पर? कॉस्ट पर। तो उन्होंने बहुत भारी चीज बताई। उन्होंने बोला कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो जनरल पर्पज है, जो यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, वो तो साहेब हम फ्रेमवर्क से बनाएंगे, बट जो स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं करता है। बट उन्होंने बोला है बट फिर भी आपको जहां जहां पर एरियाज में फ्रेमवर्क काम आए वहां पर आप यूज कर सकते हो। सो जल्दी से बताओ, अगर एग्जाम में आया MCQs में फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल ऑन जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस और स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या लिखोगे? जनरल पर्पज। ये देखो क्या लिखा है, a framework can be applied on all kinds of general purpose financial statement including consolidated financial statement irrespective of the period for which it is prepared। period for which it is prepared माने 3 महीने का भी बना सकते हो, 1 दिन का भी बना सकते हो, 15 दिन का भी बना सकते हो। तो बट फ्रेमवर्क किसके लिए अप्लाई होता है? फॉर जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशलाइज रिपोर्ट के लिए नहीं। आगे लिखा है स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
prospectus, competition, prepared for taxation purpose are outside the scope of this framework. Nevertheless, framework may be applied in preparation of such special purpose reports where their requirement permits. उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, बट ये आउटसाइड द स्कोप होगा. स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इज दैट ओके? सो लिख कर लो भाई, जल्दी से लिख कर लो भाई. फ्रेमवर्क इज framework is applied for all general purpose financial statement. Framework is applied for all general purpose financial statement. Framework is applied for all general purpose financial statements. ऑल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कल इसके ऊपर और विस्तार से बात करेंगे और टुमारो विल बी गोइंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग. सो आशा करता हूं कि बेटा जी फ्रेमवर्क यहां तक तो समझ में आ गया. एक बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं आपका, क्योंकि अभी ये चल रहा है, छुट्टी का समय चल रहा है और चीजें फास्ट भी नहीं है. 2 मिनट बात कर सकता हूं आपसे? ओके, ऑनलाइन लाइव. एक बच्चा बोलता है ये सर मैं बहुत एटीट्यूड में रहता है. अरे एटीट्यूड ऐसे ही नहीं आया भाई, बहुत मेहनत करी है. I was just trying to ask you, dear students, who are you? कितना simple question पूछा है, but you will not be able to answer it. Can I ask the question again? Who are you? अच्छा, ये बोल रहा अभी तक तो कुछ नहीं. Come again? CA aspirant. Learner. Who are you? Again, I am asking you a question. काश ये पढ़ाया जाता है यार तुमको. Who are you? Dreamer. Good. So this is one of the very critical things. अगर हो सके तो इसको सीख लेना. सर आपका नाम क्या है? विष्णु. और आगे आप? रितेश मिश्रा. तुम? हाँ, ममता. तुम? कौन मिले? स्नेहा. तुम? सानिका. तुम? अभिषेक. तो जब मैंने इधर बोला कि ये अभिषेक है, वो मिश्रा जी है, वो विष्णु है, ये सानिका है, तो क्या ये लोग ये है क्या? तो अब जाते जरा इनको ये नाम किसने दिया? तुम ये हो सानिका, तुमको कैसे पता चला? तुम विष्णु हो, तुमको कैसे पता चला? तुम मिश्रा जी हो, तुमको कैसे पता चला? हाउ डिड यू नो दैट यू आर मिश्रा जी? मैं आनंद हूं, मुझे कैसे पता चला? ये संतोष है, इसको कैसे पता चला? ये हेमंत है, इसको कैसे पता चला? हाँ, तो तुमने कहा कि पेरेंट्स ने नाम दिया. आप जो कुछ भी हो ये आप नहीं हो. आप में दर्पण दिखता है. यू आर रिफ्लेक्शन ऑफ what society has given you. So if somebody appreciated you in this particular goggle or in a particular color, or maybe somebody said that you are such a smart fellow. स्कूल्स में ऐसा बहुत बार होता है. तो स्कूल में जिस बच्चे को बोला जाता है कि यस यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब वगैरह वगैरह, दे स्टार्ट परफॉर्मिंग रियली ग्रेट because they want to impress the teacher, so they start doing that because they are getting the appreciation there from the teacher. So then he starts developing that and he starts working that and he believes that this is my happiness is all about. You getting my clue? So I am just trying to tell you, you are what you are looking in the society. फिर दोबारा रिपीट करूं, you are what you are looking in the society. So for example, you must be having an opinion about the Indian politics, or you must be having an opinion about anything which is happening around us. That opinion is not yours. That opinion was absorbed by you from the society, from the media, from the Instagram, from various society or what I can say social platforms. Yes or no? वो ओपिनियन आपका कहां से हो सकता है यार? तू जब जन्मा था तब तेरे पास वो ओपिनियन नहीं था. यू आर जस्ट अ ब्लैंक स्लेट एंड फ्रॉम देयर इन धीरे 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 कुछ चीजें आपके अंदर डाली गई. आपसे आज सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त और विनती करूंगा,
एब्जॉर्ब क्या करोगे वो तो मैं निकाल नहीं सकता. यू आर लाइक अ स्पॉन्ज, यू विल कीप ऑन एब्जॉर्बिंग द थिंग्स विच आर बीइंग थ्रोन एट यू. जस्ट मेक इट अ पॉइंट दैट डोंट एब्जॉर्ब गार्बेज. मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जो बहुत साधारण परिवार था, है अभी भी. मेरे मम्मी पापा को कभी देखोगे तो तुम भरोसा नहीं रख पाओगे. मतलब मेरे को गाली गलौज करते अभी भी खर्चा किया तो मेरे को 2 मिनट में मेरी इज्जत निकाल दी जाती है. हाँ बहुत बड़ा आया तू, इज्जत निकाल दी जाती. पैसे की कदर कर. दिस इज व्हाट दे हैव ऑलवेज टॉट अस एंड दिस दे कीप टीचिंग अस. So the only single point which I wanted to tell you was, my father asked me to meet various big people in my life. वो किसी भी तरीके से भाग दौड़ कर कर जब कभी भी कोई सोलापुर में आते थे किसी इसके लिए नहीं आते थे क्या कहते उसे, सम्मेलन वगैरह के लिए, तो वो कहीं से जाके जुगाड़ करके उनको मिलके आ जाते थे. somehow he used to get his number and all and he used to share the number and then we used to talk to that guy. इस तरीके से हम कर सकते थे, हम करते थे काम. मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस पूरे समय के दौरान जब आप पुणे में हो या जब आप घर पर हो, क्या एब्जॉर्ब कर रहे हो ये सीखना. अगर आप गंदगी एब्जॉर्ब करोगे तो गंदगी बाहर निकलेगी. तुम हो ही नहीं, तुम वो हो जो तुम एब्जॉर्ब करते हो हर रोज. तो तुम गंदगी एब्जॉर्ब करोगे तो गंदगी बन जाओगे. और क्या एब्जॉर्ब करना है ये पूरा का पूरा आपके हाथ में है. एक अच्छी सुंदर जगह, गार्डन, राइट, या एक तबेला आगे जाकर एक आलीशान महल बन सकता है. राइट, डिपेंड करता है कि पहले गोबर एब्जॉर्ब कर रहा था, अब वहां पर फूल पौधे सब चीजें लगाई गई है. चीजें चेंज. वस्तु में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तुम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रॉब्लम होगी कि आप एब्जॉर्ब क्या करोगे. तो आशा करता हूं कि आप सब लोग इस चीज पर ध्यान देंगे. स्टार्ट एब्जॉर्बिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ. यू आर नॉट वॉट यू आर बॉर्न एज, you are what you absorb and you are like a sponge, so you'll keep absorbing. So keep doing good things, start watching good things, start talking positive, start talking very 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 good, things will be great. All right, chalo prem se bye bye bolo. Love you all, take care, khuda hafiz. हाँ, नोट्स मिलेंगे, बट वो कब मिलेंगे वो बताएंगे आपको. वो हमारे बॉस है, मैं उनके यहां पर काम करता हूं, वो बता.